तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो हम लोग पिछले वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़े थे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़े थे। तो आज उसी चैप्टर के हम लोग दूसरा भाग को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास से आगे पहुंचाइए। तो चलिए हम शुरू करते हैं पाठ को। तो हम लोग पिछले वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़े थे। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, ये सब पढ़े थे। और सिंधु घाटी सभ्यता का खोज कैसे हुआ था और किस स्थल पर हुआ था, हड़प्पा नामक स्थल पर हुआ था। तो हम लोग ये सब पढ़ लिए थे पिछले वीडियो में। हड़प्पा नामक स्थल के बारे में पढ़ लिए थे, राइट। पिछले वीडियो में हम लोग हड़प्पा नामक स्थल के बारे में पढ़ लिए थे और साथ ही साथ हम लोग ये जान लिए थे कि हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से स्थल है और उसको कौन कौन लोगों ने हड़प्पा सभ्यता। तो देखिए यहाँ पर बताया जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग सिंचाई के लिए, मतलब उस समय, आज तो घर में नल जल ये सब समसेबल ये सब हो गया है, लेकिन उस जमाने में सिंचाई के लिए लोग कुआं और जलाशय का प्रयोग करते थे। जलाशय मतलब जहाँ बहुत बड़ा भाग, तालाब जिसे कह सकते हैं, उसी प्रकार से जलाशय बनाकर पानी का प्रयोग करते थे। अफगानिस्तान में सोतु घई से नहरों का प्रमाण मिले हैं। अफगानिस्तान के एक स्थल का नाम है सोतु घेव, वहां का के प्रमाण मिला है, नहरों के प्रमाण मिले हैं। तो देखिए ऐसे हम लोग सोच सकते हैं कि उस जमाना में भी नहर हुआ करता था। लोग अपने कृषि या कुछ भी करने के लिए, पानी का उपयोग करने के लिए नहर का उपयोग करते थे। तथा गुजरात के धौलावीरा से जलाशय का प्रमाण मिला है। तो इस बात को याद रख लेना, जलाशय का प्रमाण कहाँ से मिला है, अफगानिस्तान से नहर मिला है और गुजरात से जलाशय, यानी कि धौलावीरा से, गुजरात के धौलावीरा से जलाशय, जलाशय मतलब पानी का बहुत बड़ा भंडारण मिला है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए आगे समझते हैं। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी छोर यानी कि सुतकोटडा, जो कि आज वर्तमान में कहाँ है, सुतकोटडा कहाँ है, पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता का जो पश्चिमी छोर है वो सुतकोटडा है ना, सुतकोटडा, जहां पर यहाँ देखिए लिखे सुत का गैंडोर यानी कि सुतकोटडा पाकिस्तान, यानी उत्तरी छोर मांडा कश्मीर। उत्तरी छोर जो उसका है वो मांडा कश्मीर में है और पश्चिमी छोर कहाँ है, पाकिस्तान के सुतकांगो डोर है। और उत्तरी छोर जो है मांडा कश्मीर में पड़ता है। पूर्वी छोर आलमगीरपुर, जो कि आलमगीरपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश, तथा दक्षिण छोर दैमाबाद महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता की जो आकार थी वो किस तरीका से थी, त्रिभुजाकार थी। ये पश्चिमी छोर जो है वो पाकिस्तान में है। तो पश्चिम यहाँ आप लगा सकते हैं पाकिस्तान में है। और यहाँ पर जो पूर्वी छोर है, उत्तरी छोर है, वो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। ये उत्तरी छोर जो है कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ पर आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश, यानी कि पूर्वी क्षेत्र जो है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और दैमाबाद महाराष्ट्र जो है दक्षिणी छोर पर है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, हम लोग पिछले वीडियो में समझ लिए थे। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो मेरे लाल बताइए हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी। सबसे पहले खोजा गया स्थल क्या था, हड़प्पा था। सबसे पहला खोजा गया शहर क्या था, हड़प्पा था। लेकिन सबसे प्रसिद्ध स्थल जो है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। याद रखिए सबसे प्रसिद्ध स्थल जो है मेरे लाल वो क्या है, मोहनजोदड़ो। इसके पुरा स्थल क्या है, पुराने स्थल, जहां से पुराने पुराने चीजों का साक्ष्य मिला है। ऐसे स्थल को कहते हैं जिस स्थल पर पुराने औजार, बर्तन, जिसको मृदभांड बोलते हैं, इमारत तथा इनके अवशेष मिले हैं। इसलिए ये सबसे प्रसिद्ध स्थल है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है सबसे प्रसिद्ध स्थल है। हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध स्थल सबसे पहले खोजा गया। सबसे पहले क्या खोजा गया बताइए, सबसे पहले क्या खोजा गया। तो सबसे पहले हड़प्पा, हड़प्पा यानी कि स्थल को खोजा गया था। लेकिन उसमें से जो सबसे प्रसिद्ध है वो क्या है, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से कौन कौन से पुरा स्थल मिला है, इस बात को याद रखेगा। पुराने औजार मिले हैं, बर्तन यानी मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं, मृदभांड मिले हैं, इमारत तथा इनके अवशेष मिले हैं। इमारत के मतलब घर टूट फूट जाता है तो कैसे उसके अवशेष बच जाते हैं, तो वहां से वो मिला है। ठीक है, अब उसके नियोजित शहरी केंद्र के बारे में जानते हैं। यह एक शहरी नियोजित शहरी केंद्र था। मतलब वो शहर था, ग्रामीण न था, यानी कि शहर का
प्रमाण मिला है। ठीक है, यह बस्ती दो भागों में विभाजित थी। जो मोहनजोदड़ो है वो कितने भागों में विभाजित थी? दो भागों में। इस बात को याद रखिएगा। पहला को दुर्ग और दूसरा भाग को निचला शहर कहा जाता था। याद रखिएगा, तो ये पहला दुर्ग और निचला शहर, पहला शहर या पहला दुर्ग और निचला शहर किस स्थल से जुड़ा है? तो मोहनजोदड़ो से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से जुड़ा है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, तो देखिए, जो दुर्ग होता था वो ऊंचाई पर स्थित था, साथ ही छोटा था। सही बात है, जो दुर्ग था वो ऊंचे स्थल पर था। आप टीला समझते हैं ना, कुछ ऊंचा स्थान बनाया गया था। वो जो दुर्ग बना था वो ऊंचे स्थान पर था और निचला शहर जो नीचे रहता था। ठीक है, दुर्ग में अमीर और संपन्न लोग रहते थे। जो मतलब संपन्न लोग, जो विकसित लोग, यानी जिसे आप कह सकते हैं पूंजीपति, तो वो लोग रहते थे। कहाँ पर रहते थे? दुर्ग में रहते थे। क्या चीज में रहते थे? दुर्ग में रहते थे। इस बात को याद रखिए। और निचला शहर कम ऊंचाई पर था तथा इसमें आम लोग रहते थे। आज भी देखिए, उस समय ऐसे तो नहीं मिलता है साक्ष्य कि वहां लोग एक दूसरे को भीड़ मानते थे, लेकिन वहां पर भी थोड़ा राजा महाराजा होंगे तो वो अपने ऊंचे स्थान पर बसते होंगे ताकि सभी शहर पर नजर रखी जा सके। तो याद रखिएगा, दुर्ग में मतलब कौन लोग रहते थे? दुर्ग पर ना संपन्न यानी कि धनी अमीर लोग रहते थे, और निचला शहर कम ऊंचाई पर होता था और इसमें आम लोग रहते थे। इस बात को याद रखिए। निचला शहर बड़े क्षेत्र में था। बात सही है, जो बड़े लोग होते हैं वो तो कम जनसंख्या में होंगे तो उनके लिए तो कम एरिया होगा ना। निचला शहर बड़ा क्षेत्र था क्योंकि इसमें कई प्रकार के लोग रहते हैं, इसलिए ये निचला शहर था। हड़प्पा स्थल की खुदाई किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था, यानी कि 1921 1922 कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलता है। तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे पहले जो खुदाई किया था दयाराम साहनी, किसके नेतृत्व में? सर्जन मार्शल के नेतृत्व में किया था। सबसे पहले आप बात याद रखिए, हड़प्पा सभ्यता। और मोहनजोदड़ो की खुदाई किए थे राखालदास बनर्जी। कब किए थे? 1922 में। ठीक है, राखालदास बनर्जी 1922 में किए हैं। किस चीज के? मोहनजोदड़ो के। तो याद रखना, यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किया था 1921 में, किसके नेतृत्व में? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। और मोहनजोदड़ो की खुदाई राखालदास बनर्जी ने किया था 1922 में किया था। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, साथ ही साथ हड़प्पा, कुटीदीजी और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। याद रखिएगा, पाकिस्तान में स्थित कौन कौन है? तो हड़प्पा, कुटीदीजी और मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में स्थित है, यानी कि जब देश बंटवारा हुआ तो ये एरिया पाकिस्तान में चला गया, तथा सुरकोटडा, रंगपुर तथा लोथल जो है गुजरात में है। तो इस बात को याद रखिएगा, गुजरात में कौन कौन है? सुरकोटडा, रंगमपुरम, लोथल, ये गुजरात में है। ठीक है, गुजरात का लोथल एक बंदरगाह था तथा व्यापारिक नगर भी था। बंदरगाह समझते हैं ना, जो इधर से उधर मतलब सामान लाने का काम होता था, वो बंदरगाह था, नाव से जो सामान आती थी। तथा व्यापारिक नगर भी था। यहाँ से फारस से व्यापार होता था। याद रखना बेटा, लोथल एकमात्र शहर जहाँ बंदरगाह है, ठीक है, गुजरात के। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। वहां कहाँ से व्यापार होता था? फारस, फारस का व्यापार होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कालीबंगा कहाँ पड़ता है? कालीबंगा, देखिए, कालीबंगा से चूड़ी का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा का अर्थ भी होता है काले रंगों की चूड़िया। इस बात को याद रखिएगा। कालीबंगा, कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़िया। क्या होता है? काले रंग की चूड़िया। ठीक है, याद रखिएगा। तो राजस्थान में कालीबंगा पड़ता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, क्योंकि वहां पर अधिकतर शव देखने को मिला। जब उसकी खुदाई हुआ था राखालदास बनर्जी द्वारा, तो उसमें अधिकतर जो है मरे हुए लोगों को साक्ष्य मिला, इसलिए उसका नाम पड़ गया मृतकों का टीला। अपने हिसाब से लोग नाम रख लिए। दुर्ग को चारों तरफ से दीवार से घेरा गया था, क्योंकि दुर्ग तो ऊंचे स्थान पर, उसमें संपन्न लोग रहते थे, ताकि कोई हमला ना कर दे। उसको भी चारों ओर से किले से बंद था। याद रखिए, उसकी विशेषता लिखना होगा। तो दुर्ग चारों ओर से किले से बंद था। ठीक है, घेरा गया था। यह दीवार निचले शहर को अलग करती थी। अब मान लीजिए निचला शहर, ये दीवार हो गया, अब आरी आरी से निचला शहर होता था और वो दीवार से जुड़े होते थे। ठीक है, समझ गए आप लोग? आगे बढ़ते हैं। तो बेहतरीन से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। चलिए, तो देखिए, अन्नागार में अनाज रखा जाता था। अन्नागार मतलब क्या होता था? अनाज रखने के लिए जो प्रयोग किया जाता था वो अन्नागार, जैसे आज हम लोग भी भंडारा बोलते हैं उसी तरीका से ना, क्या रखा जाता था?
अनाज रखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अनागार पुरास्थल कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। याद रखिएगा बेटा, सबसे बड़ा अनागार मिला है, यानी अन्न रखने का भंडार जो मिला है वो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और विशाल स्नानागार यहाँ से मिला है, यहीं से, ठीक है, मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार यानी सबसे बड़ा स्नानागार, क्योंकि संपन्न शहर था, विकसित शहर था मोहनजोदड़ो। तो विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है, समझिए। आइए इसके बारे में समझते हैं। यह आंगन में बना एक आयताकार जलाशय होता था जो चारों ओर से एक गलियारों से घिरा हुआ था, ठीक है, चारों ओरों से का घिरा था? एक गलियारों से। तो का के बारे में बताया गया है? आंगन में जो होता था वो जलाशय होता है, या स्नानागार, सॉरी स्नानागार होता था। ये आंगन में एक बना आयताकार जलाशय होता था जो चारों ओर से एक गलियारों से, यानी गलियारों से घिरा गया था। गलियारों में उसमें इस तरीका से घिरा गया था, ईट उट लगाकर, ठीक है। जलाशय तक जाने के लिए इसमें सीढ़ियां बनी होती थी, क्योंकि नीचे पानी रहता था, पानी, तो उसमें उतरने के लिए कैसे तालाब वालाब में उतरने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी, उसी प्रकार से इसमें सीढ़ियां बनी होती थी। तो जलाशय का विशेषता यानी कि स्नानागार की विशेषता लिखना है तो लिख सकते हैं। जलाशय का पानी एक बड़े नाले के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता था। जैसे आज 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 बताइए कितना संपन्न लोग थे। आज हम लोग के घर में देखा जाता है ना, जब नहाते तो उसको पानी निकालने के लिए व्यवस्था होती है कि ना होती है, तो उसी प्रकार से बड़े नाले के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता था, ठीक है, इस बात को समझिएगा। संभवतः संभवतः इसका उपयोग अनुष्ठान के स्नान के लिए किया जाता होगा, ठीक है। इसका उपयोग जो अनुष्ठान अनुष्ठान होता है उसके लिए, अनुष्ठान के स्नान के लिए किया जाता था। कोई जैसे हम लोग छठ पर्व चाहे कुछ भी होता है तो उसी प्रकार से वहां पर भी होता होगा, इसको अनुष्ठान के स्नान के लिए किया जाता होगा, ठीक है। निचला शहर की विशेषता आइए, ऊपरा शहर का विशेषता था, उसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है मेरे लाल और लालियो। निचला शहर की विशेषता देखिए, दुर्ग की तुलना में निचला शहर कम ऊंचाई पर थे, तो निचले अर्थ में थे। यहाँ आवासीय भवन होते थे। आवासीय भवन मतलब सुन, जिसमें आम लोग रहते थे, या सबके लिए जो भवन होता है वो आवासीय भवन थे, ठीक है। इसमें क्या थे? आवासीय भवन। निचले शहर दुर्ग के मुकाबले अधिक बड़े क्षेत्र में बसे थे। जाहिर सी बात है बड़ा क्षेत्र तो होगा, क्योंकि इसमें तो कई प्रकार के लोग रहते हैं, व्यापारी लोग, ठीक है, निम्न कोटि के लोग, आम लोग, ये रहते थे। इसको भी 2 दीवारों से घेरा गया था, ठीक है, इसको भी 2 दीवारों से घेरा गया था। यहाँ भी कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर भी बनाया गया था। इसमें भी कई कई देखा गया कि ऊंचा ऊंचा चबूतरा पर, इसमें भी मतलब मान लीजिए थोड़ा विकसित लोग हो गए तो वो बना लिए होंगे। यहाँ चबूतरे नींव का काम करते थे, ठीक है। नींव मतलब समझते हो, चबूतरा क्यों बनाते हैं? आज हम लोग तो पिलर उलर दे के घर बनाते हैं, नींव डालते हैं नीचे, उसी प्रकार से चबूतरा नींव का काम करता था ताकि उसको धंसने ना दे, उसके ऊपर घर बना लेते थे। सोचिए यहाँ पर जो चबूतरा ये इस तरीका से थी। अब आइए सबसे बेहतरीन जल निकासी की व्यवस्था क्या था। हड़प्पा शहर में नियोजन के साथ जल निकासी की व्यवस्था की गई थी और सड़कों और गलियों को लगभग दृढ़ पद्धति से बनाया गया था, एक बेहतरीन तरीका से बनाया गया था, ठीक है। अच्छे पद्धति मतलब के अच्छे मापन के। सोचिए उस जमाना में भी लोग उतने विकसित थे, ये किसी को मालूम ना चला। सोचिए अगर ये सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में न हुआ होता तो इसके बारे में कौन जानता है, कौन जानता कि पहले भी लोग इतने संपन्न थे। अब देखिए गलियों की विशेषता समझिए, नलियों की विशेषता कह रहा है कि यह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण पर काटने का मतलब 90 डिग्री पर राइट एक दूसरे से मिलती थी, ये ना कि इधर से टेढ़ा टाढ़ा, ठीक है, सीधे समकोण पर यानी कि 90 डिग्री पर, मतलब ये एक दूसरे से क्या होती थी? मिलती थी। हड़प्पाई भवनों को देखकर ऐसा पता लगता है कि पहले यहाँ नालिया के साथ गलियां भी बनाई गई थी। नाली नाली आजकल भी देखिए गली रहता है, सड़क रहता है, सड़क के साइड साइड जो होता है वो क्या बना जाता है? नालियां बनाया जाता है। तो उस समय भवनों को देखकर ऐसे पता लगता है कि पहले यहाँ गालियों के साथ साथ नालियों के साथ साथ गलियां बनाई गई थी, यानी कि गली होता था और उसके साइड साइड मतलब नली होता था, बीच में नली होता था, साइड साइड गली होता था, ऐसे भी कहीं देखने को मिला है। उसके बाद गलियों के अलग अगल बगल मकान बनाए गए थे। जो गली होती थी, गली के अगल बगल मकान, सोचिए कि विकसित व्यवस्था ना थी तो और का थी, उसके साइड साइड ऐसे मकान बनाया गया था, ठीक है। इस बात को आप लोग समझिए। यहाँ नालियां बाहर जाकर बड़े नालों से क्या होती थी? मिल जाती थी। जैसे आजकल भी वही देखा जाता है, छोटी छोटी नहर नदियां बड़ा समुद्र में मिल जाती है, नहर जो मिलती है वो नदियों में मिल जाती है, नाला समझिए, उसी प्रकार से ये होता था। बड़े जलाशय में मिला दिया जाता था, नाले में, जिससे सारा पानी नगर के बाहर चला जाता था। अब सोचिए मेरे प्यारे बाबू, कितने बेहतरीन ढंग से इसको बनाया गया होगा, ठीक है।
अब थोड़ा यहाँ देखिए, अब अगले वीडियो में समझेंगे गृह स्थापत्य कला। गृह स्थापत्य कला, चलिए इसके बारे में हम समझा देते हैं, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो अभी नहीं हो पाएगा। इतना ही आप देखिए और समझिए इसको। मैं अगला वीडियो भी आप लोगों के पास जल्द ही उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन आप लोग भी थोड़ा हमें मदद कीजिए। और आप लोगों के लिए इतना हम मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी हमारे वीडियो को क्या कीजिए, शेयर करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के पास पहुंचाइए, और हम लोग समझे